नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ आजकल लिख नहीं रहा हूँ। इसी कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो बातचीत कर सकूँ। जो भी मेरे विचारों के साथ सुनना चाहे वो लोग सभी का स्वागत करूँ। आज फिर उसी इलाके में है, पुरुलिया में, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली, जिसको पहली चुनावी रैली इस तरह से कहा जाए कि चुनाव की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, जिसमें कि वोटिंग जिन जिन हिस्सों में होगी वहाँ वो पहले रैली पुरुलिया, चूँकि पहले फेज़ का चुनाव है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी घटना आज ये भी है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बजट भी, अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी लोक लुभावन और काफ़ी ऐसी घोषणाएं की हैं जो कि आम आदमी के लिए बेहतर भी हो सकती हैं, आम आदमी को लुभा सकती हैं और अपनी तरफ कर सकती हैं। इसीलिए वो मैनिफेस्टो दो बार पहले टला। एक बार ममता बनर्जी को जब 10 मार्च को चोट लगी उस दिन, और उसके बाद फिर जो, क्योंकि 11 मार्च को वो होना था, अनाउंस होना था, और क्योंकि 10 मार्च की रात वो नंदीग्राम में बिताने वाली थी, और उसके बाद 11 मार्च को वो मैनिफेस्टो कोलकाता में जारी होना था। और उसके बाद वो 14 मार्च को कहा गया कि 14 मार्च जो कि नंदीग्राम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, उस दिन भी वो जारी होना था, लेकिन नहीं हुआ। उस समय भी यही सवाल उठ रहे थे कि क्या कारण है कि क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों को उस समय भी लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी जो लास्ट मोमेंट तक अपनी जो घोषणा है उनको कई बार चीज़ों को देख रही होंगी, चीज़ों को ठीक कर रही होंगी, और फिर एक ऐसा मैनिफेस्टो लाएंगी जो उनको और ज़्यादा कनेक्ट करे। मैं फिर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनको और ज़्यादा उनके लोगों के साथ कनेक्ट करें। हम लोग राढ़ बंगाल के इलाके में हैं, यही इलाका पूरा बांकुड़ा और इसका आसपास का इलाका, जंगल महल, झारग्राम, पुरुलिया, ये तमाम चीज़ें उस हिस्से में आती हैं। और यहाँ पहले और दूसरे फेज़ में चुनाव है। हम लोग आज अगर हम लोग देखें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर यहाँ की बीजेपी की काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। बीजेपी अगर इस पूरे हिस्से में अभी भी अगर आप जाके देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, हो सकता है अलग विचार हो आप अलग तरीके से, चूँकि जो लोग बंगाल में नहीं हैं, जो लोग बंगाल को हमारी नज़रों से पढ़ते हैं या हमारी नज़रों से समझते हैं और या हमारी नज़रों से देखते हैं, तो यकीनन जिस की नज़रों को वो देखते हैं और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो वो उस तरफ ही जाता है, कई सारी चीज़ें उस तरफ हो जाती हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोगों से बातचीत करता हूँ उसको एज सच आपके सामने रख दूँ। उससे मेरा ये मतलब नहीं कि आपका राय मेरे हिसाब से बने, आपकी राय अपने हिसाब से बने। जो चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ बता सकता हूँ। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ इतने हिस्सों को घूमने के बाद अलग अलग जगह आज कुछ शहीदों, जिनको बीजेपी ने अपनी पार्टी के लिए जो शहीद कहा है, उन किसानों के घर गया मैं, उन लोगों के घर गया जिन लोगों की हत्या जो बीजेपी के साथ राब्ता या उनके मेंबर होने की वजह से यहाँ जो आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने की, टीएमसी के काडर ने की। जो हम लोग पहले सुनते थे कि लेफ़्ट के काडर हैं, वो बाद में टीएमसी के वही तमाम गुणों के साथ वो टीएमसी के काडर ने वो रिप्लेसमेंट किया था। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती है। हो सकता है इस पर कोई लोग सहमत हो, बहुत सारे असहमत हो, लेकिन जो भी बंगाल की राजनीति को कवर करना चाहते हैं या जानते हैं वो यहाँ आएंगे तो उनको ये साफ दिख जाएगा। इसके लिए उनको बहुत किसी से किताबें पढ़ने की ज़रूरत या किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं ऐसे भी कार्यकर्ताओं के घर गया, 3 लोगों के घर हम लोग गए और उनको देखा जिनको शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो उनसे मिलाया जा सकता है। उनकी यहाँ की कमेटी ने कहा है कि उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि उनको उनसे मिलाया जाए, तो हो सकता है कि वो मिले। लेकिन हम लोग शुरू करते हैं ममता बनर्जी के यहाँ जो दौरे हुए, जो उन्होंने रैली की, उनकी रैली में भीड़ जुटी, जो उनकी अमूमन एक विधानसभा क्षेत्रों में भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ उनके यहाँ थी। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने तमाम बीजेपी के आरोपों के बावजूद, बीजेपी की इतनी बड़ी व्यूह रचना के बावजूद, एक बात तो यहाँ ममता दीदी की दिखाई देती है कि उनका जो संवाद है, राज्य की जनता के साथ संवाद है, वो बहुत सीधा संवाद है। उसमें बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट करती है जनता उनको अपने से, इन तमाम आरोपों के बावजूद। और 2019 के बीजेपी के एक चमत्कारिक प्रदर्शन के बावजूद आप ममता बनर्जी के उस कनेक्ट को नहीं मना कर सकते कि वो नहीं है। आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे महिलाएं बड़ी तादाद में
बच्चे, यंग बच्चे भी और जो हैं वो लोग ममता बनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वेल कनेक्ट उनको लगता है वो। तो वो यहाँ एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं, पूरे बंगाल में ही हैं, बड़े चेहरे के तौर पर हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक बड़ी लीड किया एक बड़ी लड़ाई को, जिसने वाम मोर्चे को उखाड़ फेंका था। ये बातें हम लोग बार बार बोलते हैं क्योंकि ये बड़ी चीज़ें हैं, और ये इसलिए भी बड़ी चीज़ें हैं, अगर आप 34 साल तक आप सोच के देखें, 34 साल आपकी ज़िंदगी में आप जब से पैदा होते हैं और तब तक एक अधेड़ अवस्था की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी कैरियर को शेप भी दे सकते हैं उस समय तक का आपके कहीं और। तो ऐसे समय तक एक नियमित शासन रहा और जिसने विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए जो भी उपलब्ध तमाम क्रूरता के साधन हो सकते हैं उन सब का इस्तेमाल किया था। ऐसे में जब उन्होंने ममता बनर्जी एक उम्मीद के तौर पर आई, बदलाव की उम्मीद आई, तो उनके साथ जो लोगों का कनेक्ट जुड़ा, उन्होंने घूमकर पूरे बंगाल को मोबिलाइज़ किया, अपने पीछे खड़ा किया और एक बड़ी पार्टी से अपना रिश्ता ख़त्म कर अपनी एक बड़ी पार्टी खड़ी की, जिसको हमने देखा कि वो किस तरह से यहाँ कामयाब हुई। लेकिन अब अगर हम पिछले 5 सालों से देखते हैं तो इस पूरे इलाके की बात करते हैं जहाँ से बीजेपी का उत्कर्ष शुरू होता है, बंगाल के इस हिस्से से जो झारखंड से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। बल्कि आप अगर वहाँ जाते हैं, कई हिस्सों में जाते हैं, जैसे हम लोग एक गांव में आज पहुँचे, डोबाव गांव था वो, जो बागमुंडी और बलरामपुर जो दोनों विधानसभाएं हैं उनके बीच को जोड़ने वाली सड़क के बीच में वो गांव था। उस गांव से पार लगभग कुछ किलोमीटर दूर जाते ही झारखंड का जंगल भी शुरू हो जाता है, और ये हम लोगों ने बहुत करीब से देखा। तो यहाँ की कल्चर, यहाँ का काफ़ी आदिवासी हिस्सा, बेल्ट आपको यहाँ जुड़ी मिलती है उसके साथ, इस पूरे हिस्से के साथ। तो यकीनन वहाँ उधर हिंदी बेल्ट में आपने देखा होगा उस तरफ की बीजेपी का काफ़ी प्रादुर्भाव हुआ, बल्कि वहाँ सरकार बनी झारखंड में, तो उस सब का कुछ ना कुछ असर यहाँ ज़रूर पड़ा, और उस असर के चलते यहाँ से एक बड़ा मजबूत बीजेपी का एक सफ़र शुरू हुआ। 2014 में यहाँ से शुरू किया गया सफ़र। फिर जब हम उस सफ़र को देखते हैं तो 2018 के पंचायत चुनाव ने यहाँ एक बड़ा चेंज किया। उसको जो राजनीतिक हिंसा के चलते बदलती हैं चीज़ें, उस पर बड़ा गौर किया। मुझे लगता है कि मैं पहले मैनिफेस्टो पर बात करना चाह रहा था, अब इधर की तरफ चला गया हूँ। चूँकि बातचीत लिखने से अलग होती है, बातचीत में हम लोग जब करते हैं तो उसका एक डायरेक्शंस अभी तो मैं नहीं तय कर पाया हूँ। लिखने में ज़रूर डिसिप्लिन लगता है, लेकिन बातचीत करते हैं। जैसे आज के बजट में जो सबसे बड़ी चीज़ ममता बनर्जी ने, जो मैंने कहा था शुरुआत इसलिए की थी कि जनता के साथ उनका कनेक्ट, खासतौर से महिलाओं के साथ जो उनका रिश्ता है, वो एक बहुत बड़ी ताकत यहाँ दिखाई देता है। बंगाल में वो एक बड़ी ताकत है, वो एक ऐसा रिश्ता है जिसको तोड़ने में, जिसको अलग करने में, बीजेपी को अपनी तरफ खींचने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालांकि जब हम गांव में जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की महिलाएं उस लिए याद कर रही हैं कि कोरोना के वक्त में उनके अकाउंट में पैसे आए और जिस तरह की मदद आई, तो उस सब को याद करते हुए मुझे लगता है कि इसीलिए बजट पर पूरी जो बार बार मेरे मुंह से बजट निकल रहा है, माफ़ कीजिए, मैनिफेस्टो को जो तैयार किया गया, जिस तरह से मैनिफेस्टो बनाया गया, उसकी बीजेपी की उसी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी ताकत को नज़र रखकर ममता बनर्जी ने जो ये पूरे मैनिफेस्टो को तैयार किया, उसमें बहुत गौर किया। 1,68,00,000 महिला मुखियाओं को जो पैसा दिया जाए, आर्थिक मदद दी जाए, उनके अकाउंट में पहुंचाया जाए। सामान्य वर्ग के लोगों को 500 रुपया और जो SC ST में उनको 1,000 रुपया। ये एक बड़ी रकम हो सकती है, ये बड़ी रकम है जो उनको में दिया जाएगी। तो इसको लेकर ये एक बड़ा लुभावना वो हो सकता है आकर्षक वोटर के लिए कि वो जो है इस पार्टी को सपोर्ट करे, जो उनको आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकती है। युवा छात्रों के लिए भी जो 4% के तौर पर 10% का लोन है, जो सबसे बड़ी चीज़ की है, जिसमें मुझे लगता है कि उस पर बहुत काम किया जाना है। वो सिर्फ इसलिए अभी तक का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं कहता इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत आसानी से पूरी होगी। जो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे और MSME के जो प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ लगाएंगे, जिनसे जॉब मिलेगी। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, जो अभी नहीं दिख रहा है।
लेकिन दूसरी योजनाएं भी उन्होंने जो किसानों को लेकर कहा गया उस रकम को बढ़ाकर जो 6,000 रुपया पर एकड़ थी उसको बढ़ाया है, उसको 10,000 तक किया है। इसके अलावा मकान बनाने के लिए जो आवासीय योजनाएं हैं उसको उसका दायरा बढ़ाया है, उसको 25 लाख मकान बनाने तक लेके गई हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जो उनकी सरकार आने पर वो दिया जाएगा। फिर एक बहुत ही इमोशनल उन्होंने कहा कि वो उस मिट्टी की सेवा करना चाहती हैं मातृभूमि की और वो इस मिट्टी की बंगाल की बेटी हैं। वो तमाम चीज़ें मतलब उस पूरे मैनिफेस्टो को जारी करते हुए भी उन्होंने उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, मैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कई बार मैंने देखा कि कुछ टिप्पणियाँ आई जो चूँकि ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं बात करता हूँ और हमेशा मैं मेरे फेसबुक पर लोगों की बातों का जवाब भी देता हूँ जो मुझे लगता है। मुझे किसी आलोचना से कोई गुस्सा या चटपटाहट या कुछ इस तरह नहीं होता। मुझे लगता है कि आप अपना व्यू ऑफ जो है आप दे रहे हैं और मुझसे चूँकि आपने देखा उसको सुना तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी बातों से सुनना चाह रहे थे, यानी इस लायक मान रहे थे कि आप मेरी बातें सुने। उसके बाद आपका जब विचार आता है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कल मैंने सुना कि बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या है या इस तरह की, हालांकि ये चीज़ें यहाँ कहना चाहिए इस तरह की आते रहेंगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि बीजेपी के किसी भी नेता का यहाँ इतना कनेक्ट नहीं है। यहाँ अगर बदलाव की भी बात है तो वो उम्मीद बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से है। इसीलिए मैं इस पूरे चुनाव को बाकी तमाम लोग चाहे जिस तरह देख रहे हो, जो भी समीक्षक है वो अपने हिसाब से देखते हैं, मैं इसको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर से ममता बनर्जी के बीच की एक जो टकराव है उसको देख रहा हूँ कि जो दोनों तरफ से राजनीति पूरी की पूरी इन दो चेहरों पर ही है। चाहे बीजेपी की सारी उम्मीद ले देकर उन पर टिकती है और जो ममता दीदी है वही तृणमूल की ये महारथी कहिए या उनके जो भी उनके नायक हैं या जिसको जीत कर गद्दी पर जाना है, उसके अलावा उनके पास भी कोई चेहरा नहीं दिखता है जिससे कि लोकल लोगों का कनेक्ट हो, क्योंकि उनके साथ के बैठे हुए लोगों पर लगातार आरोप घिरते रहे। अब उनके बजट के बाद अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री की जो रोज़गार योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की जो महिला कल्याण योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री ने बीजेपी ने जो इस दौरान कहा हमने ये किया, उन सब के पैरेलल जो प्रशांत किशोर के साथ जो उनका अपना थिंक टैंक है उसने बैठ के किया है। हालांकि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी किसी भी थिंक टैंक की बहुत मोहताज नहीं है, वो अपने से तय करती हैं और ये भी मुझे नहीं लगता कि किसी उन्होंने थिंक टैंक पर किया होगा। जो हम लोग लगातार ये देख रहे थे कि वो चंडी पाठ कर रही हैं और तमाम मतलब हिंदुत्व के उस पर, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे हम लोग अगर कई बार ऐसे योद्धाओं के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं और चूँकि उसी से हम लोगों का जो एक ब्रेन है वो बनता है, हमारी सारी ज़िंदगी कहानियाँ बनती है। जैसे कि महाभारत में चक्रव्यूह के अंदर घुसते थे, चाहे वो कर्ण हो महारथी, चाहे वो अर्जुन हो या जो भी महारथी, वो जब घुसते थे उस चक्रव्यूह के अंदर तो उसको तोड़ के भी निकलते थे। व्यू बनाया जाता था, चक्रव्यूह बनाया जाता था और उसको तोड़कर जो महारथी होता था निकल जाते थे और जो फंस जाता था वो अभिमन्यु होता था। तो इस पूरे जो लगातार चक्रव्यूह एक दूसरे के लिए व्यू रचना कर रही है पार्टी, वो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस है, वह कांग्रेस बीजेपी और दूसरी तृणमूल कांग्रेस है। तो उसमें महारथी कौन निकलेगा जो सातों दरवाज़ों को तोड़कर आगे निकल जाएगा? या तो वो अर्जुन होगा या फिर वो अभिमन्यु बन जाएगा जो आखिरी दरवाजे पर जाकर फंस जाएगा। तो ममता बनर्जी या बीजेपी दोनों में कौन अभिमन्यु होगा, इस पर बहस है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत इस बीच में मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि घूम रहा हूँ अलग अलग जगह। तो इसी तरह जब मैं घूम रहा था तो बलराम बाज़ार में हम लोग शायद सराय एरिया उसका नाम है, जहाँ कल सभा हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वहाँ सभा हुई थी, हम लोग उस सभा में थे। उसी जगह पर आज कुछ देर पहले एक नुक्कड़ सभा, मतलब कोने पर थे, मुझे लगा कोई सभा वभा नहीं है, ऐसे ही कोई आदमी बात कर रहा होगा, लेकिन देखा एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ बलरामपुर से संयुक्त मोर्चे के कैंडिडेट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने सुबह ट्वीट भी किया है, आप लोग ट्वीट पर भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं छोटा सा चीज़ें मिलती हैं तो उनको ट्वीट करता हूँ फ़ोटो से। जैसे कि पूरे इस हिस्से में जब हम लोग आप जाएंगे बांगरा मोड़ की तरफ, जहाँ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, वहाँ अगर हम देखते हैं तो रास्ते में एक जगह बोर्ड लगता है जिस पर लिखा हुआ है कांग्रेस कार्यालय।
एक पहला बोर्ड दिखा, कांग्रेस कार्यालय दिखा। हालांकि इस इलाके में मतलब इस पूरे इलाके में, राठ बंगाल के इलाके में या इस हिस्से में हम जब कहें यहाँ पुरुलिया के हिस्से में, चूँकि पुरुलिया सदर सीट 2016 में कांग्रेस के पास थी और एक बाघमुंडी सीट थी, 2 सीटें उनके पास थी। लिहाजा उन्होंने जो है इस पूरे जगह आपको उनके बने हुए निशान ज़रूर दिखते हैं, मतलब पंजे के निशान दिखते हैं, कहीं कहीं आपको झंडा दिखता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ नहीं दिखती हैं। आज जब हम लोग देख रहे थे तो वहाँ उस पर मुझे जब लगा कि अरे ये तो एक झंडा लगा हुआ है, उस पर सीपीएम का भी झंडा था, उस पर आईएसएफ का झंडे को तो चूँकि मैंने नहीं देख रहा, शायद वाइट कलर का था, लेकिन सीपीएम का और कांग्रेस का झंडा दोनों वहाँ उस समय लगे हुए थे और वो दिख रहे थे। तो वहाँ मैं जब जाकर खड़ा हुआ तो मैंने पूछा शायद कोई ऐसा ही शख्स होगा, एक माइक लिए हुए हाथ में था और एक बैठा हुआ, पहले वो बोल रहे थे कुर्ते पजामे में एक शख्स, और एक यंग लड़का जो टी शर्ट और पैंट पहने हुए था वो माइक हाथ में लेकर बोल रहा था बांग्ला में और बता रहा था लोगों को। तो सामने लोग नहीं थे, सामने चूंकि पान की दुकान थी उस तरफ, तो वहाँ पान खा रहे थे लोग, इधर कोई आदमी दूसरी तरफ खड़ा था, कोई इस तरह का आदमी मुझे नहीं दिखा। मुझे लगा कि वो जो 2 लोग बैठे उनके सामने एक लड़का आया, उसने पान पराग खाया और उसके बाद उसने अपनी कुर्सी उठाई जो उनके बराबर में थी, उसको ले जाके दूसरी जगह रख दिया दुकान के। और वो जब मैं उनसे बात करने लगा, मैंने पूछा ये लोग कौन है, तो पता चला कि संयुक्त मोर्चे के कांग्रेस के टिकट पर ये उत्तम बंदोपाध्याय हैं जो यहाँ बलरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस की उस नुक्कड़ सभा में उनका कैंडिडेट और उनके कैंडिडेट के साथ मंच पर एक मंच तो वो मंच नहीं था, किनारे पे खड़े थे, वो एक उनके साथ वो था। और जब मैंने पूछा बंदोपाध्याय जी से कि साहब आप क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ से संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट हैं। हमने पूछा कि आपकी इस तरह की रैली और सभाएं, जबकि वो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही, उन्होंने कहा कि 250 बूथों पर जाना संभव नहीं है, लिहाजा मैं इस तरह से नुक्कड़ रैलियाँ कर रहा हूँ। तो उनकी रैली में कोई शख्स तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो चूँकि रैली कर रहे थे तो हमको रैली मानना चाहिए, वो भले ही वहाँ कोई था या नहीं था, ये तो लोकतांत्रिक उनका अधिकार है कि इसको रैली कहें या रैला कहें। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फिर वो तमाम चीज़ें बताई कि मीडिया इस समय किस तरह से काम कर रहा है, ममता बनर्जी। उन्होंने ये और जोड़ा, चूँकि ममता बनर्जी ये नहीं जोड़ती हैं, या बहुत सारे लोग जो दर्शक हैं वो भी टिप्पणी करते हुए ये नहीं जोड़ते हैं, ममता बनर्जी नहीं जोड़ते, वो सिर्फ बीजेपी का बोलते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि मीडिया इस समय बीजेपी के चंगुल में है और ममता बनर्जी के चंगुल में है, इसलिए वो लाखों की भीड़ नहीं देख रहा है। जो भीड़ वहाँ ब्रिगेड मैदान पे हुई थी उसी का मुजाहिरा यहाँ होगा और हम देखेंगे कि किस तरह से संयुक्त मोर्चा इसको उखाड़ फेंकेगा। तो ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात थी। फिर वो आगे जाके मुझे अपने दर्जन साथियों के साथ जो है वहाँ मिले, आधा दर्जन उनके साथी थे जो वो हज़ारों लाखों की भीड़ को संबोधित करने की मुद्राओं में थे। अब वो कर पा रहे थे नहीं कर पा रहे थे वो तो उनको जानते हैं, हमको जो दिख रहा था वो आधा दर्जन लोग थे, 6 लोग थे। उनका एक इंटरव्यू भी मैंने किया। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जो कल रैली होनी है उसका मैदान यहाँ नवकुंज ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको काफ़ी बड़े ग्राउंड को पूरी तरह से जैसे बीजेपी ने, क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज़, सब धूप हो गई है, वो सब हो गई है। 11 बजे से रैली होनी है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो इसलिए पूरे हिस्से को उन्होंने कवर्ड भी किया है। एक बड़ा एरिया है और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली एक छोटे ग्राउंड में थी और ममता बनर्जी उससे काफ़ी बड़े ग्राउंड में रैली करके गई। उनकी रैली में भीड़ भी थी और उन्होंने बातचीत भी की लोगों से और जिस तरह का बजट पेश किया, माफ़ कीजिएगा, फिर मैनिफेस्टो पेश किया, उससे लग रहा है कि यहाँ काफ़ी बड़ी बीजेपी के सामने चुनौती यही है। लेकिन अगर हम अलग अलग जगह कई लोगों से बातचीत करें, उसमें कहें तो बीजेपी यहाँ ताकत में भी दिखती है। बीजेपी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों पर 9 में से बढ़त हासिल की थी। ये एक बड़ी चीज़ है। मान बाज़ार शायद नहीं थी वो, लेकिन 2016 में वो कहीं नहीं थी। 2018 में मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ ऐसा चेंज क्यों लगा। ये इलाका पहले से ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ अगर झारग्राम की तरफ या उस तरफ जाएं तो नक्सल बेल्ट भी है और 2007 के बाद नक्सल और लेफ़्ट के बीच की जो टसल थी, यानी जो हथियार लेकर आगे बढ़ने के बीच में और अपने सीधे रास्ते से भटकने की बात जो नक्सल ने वाम मोर्चे पर कही थी, तो उस दौरान ये पूरी तरह साफ है कि वाम मोर्चे के इस आइडियोलॉजी के इस एग्रेसिव फैक्शन ने, इस उग्रवादी फैक्शन ने उस समय उस चुनाव में ममता बनर्जी की, मुख्यमंत्री जो बनी बाद में, ममता दीदी की इस पूरे इलाके में मदद की थी।
इस पूरे इलाके में उनकी मदद से वो लेफ्ट के उस जो काडर का, जो कि गुंडागर्दी, जिसकी बदमाशी बूथ पर चल रही थी, उसका सामना किया था और यहाँ से जीत हासिल की थी। तो यहाँ के लोगों के अंदर अगर हम कहें कि लड़ने का एक मादा, सीधा टकराने का भी मादा था। और यही कारण हुआ कि जब ममता बनर्जी की पूरी फोर्स इस तरह से कन्वर्ट होने लगी कि वो यहाँ के लोगों को ऑप्रेसिव लगने लगी, तो 2018 के पंचायत चुनाव में आपको दिखेगा कि यहाँ भारी मात्रा में हिंसा हुई। टीएमसी के लोगों ने, जो विपक्षी के तौर पर यहाँ भाजपा ही उभर आई, उसको पर्चे नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिए पंचायत चुनाव में, ब्लॉक मेंबरी के चुनाव में पर्चे दाखिल नहीं करने दिए और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लगभग 400 से 500 लोग हॉस्पिटलाइज हुए और यहाँ के इस समय 6 मर्डर, जिनको बीजेपी ने अपने 129 कार्यकर्ताओं की जो इनकी हत्या हुई, इनकी लिस्ट में शामिल किया है। उसमें इस इलाके के 6 लोग थे। जिन लोगों के आज हम घर गए थे, 3 वो 2018 में पंचायत चुनाव के बाद टारगेट करके किलिंग किए गए लोग थे। और उनकी एक और चीज़ें हमको लगी जब मैं उस गांव में पहुंचा, डुहुआ गांव था, डाहुआ गांव शायद वो था, जो बागमुंडी और बलरामपुर के रास्ते पर है। उस गांव में जब हम पहुंचे तो बाहर ही सड़क पर बाकायदा एक मूर्ति लगी, दुलाल कुमार की मूर्ति है। दुलाल कुमार लगभग 32-33 वर्ष का एक नौजवान था। उसकी पत्नी आज 28-30 साल की लेडी है। उसके पास 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं, एक 8th क्लास में है, एक 3rd क्लास में है और एक शायद बेटी 9th क्लास में पढ़ती है। एक बूढ़े पिता हैं जो अब उसको, और माँ बूढ़ी है जो अब वो दुकान जिससे उनका घर चलता था वो बंद हो गई है, क्योंकि वही बेटा उनको देखता था, खाता था, उसी से लाके पूरे घर को खाना खिलाता था। अब वो बंद हो गई है। 5 लाख रुपए की सहायता शायद बीजेपी ने उनको दी है, लेकिन उन तमाम लोगों को बीजेपी अपना मंच पर भी ले जाती है और दिखाती भी है कि इन सब की हिंसा में मौत हुई और गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने इनके। पूरे गाँव में कमल दिखता है, पूरे गाँव की दीवारों पर कमल लगा हुआ है, बीजेपी का पूरा निशान बना हुआ। और जब हमने उनके पिता से बात की, दुलाल कुमार के, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने बीजेपी के लिए जान दी है और हम इसीलिए पूरा वोट देंगे, हमको कोई डर नहीं है, धमकियाँ हमको आती हैं। उस पूरे मामले में उनको एक जो हाई टेंशन वायर का जो टावर होता है उस पर टांग दिया गया था और उसके बाद पूरा गांव को पुलिस ने घेर लिया था। जब उनके मुताबिक पुलिस ने उनको अंतिम संस्कार करने के बाद ही उस गांव को छोड़ा था, जबकि गांव वालों ने किसी को, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। उससे पहले पुलिस गांव आ गई थी कि कोई गायब है दुलाल कुमार। तो इस तरह की घटनाओं पर भी बहुत सारी बातें हुई। और आज उससे जब घर से निकलकर फिर हम लोग त्रिलोचन महतो के घर पहुँचे। त्रिलोचन महतो 20 साल का एक युवा था जो बहुत बढ़ चढ़ के बीजेपी का हिस्सा लेता था और युवा मोर्चे में और एबीवीपी में शामिल था वो लड़का। उसको भी उठाया गया और उसके बाद उसको एक पेड़ पर टांग दिया गया। लाश उसकी पेड़ पर मिली, जिस पर उसके शर्ट पर लिखा था कि बीजेपी का साथ देने का अंजाम इसी तरह से होगा। इस तरह की चीज़ें उसमें बाद में उन्होंने कहा कि सुसाइड है, लेकिन सीआईडी जांच में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया जो अब जमानत पर बाहर हैं और उस परिवार को फिर से धमकियाँ मिल रही हैं। वो परिवार भी कल रैली में जा रहा है। उस गाँव का भी अगर आप मूड देखेंगे तो वो भी बीजेपी के उसमें दिखता है। यानी यहाँ जहाँ जहाँ हम पॉलिटिकल किलिंग देखते हैं, जहाँ हम पॉलिटिकल विरोध देखते हैं, जहाँ सप्रेशन देखते हैं, वहाँ वो पूरे के पूरा हिस्सा टीएमसी के खिलाफ खड़ा होता है। ये पूरा का पूरा जंगल महल का हिस्सा, ये झारग्राम का इलाका, ये सब इस तरह के इलाकों में हमने ये देखा है। अगर इस पूरे हिस्से को कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से काउंट करें तो बीजेपी की उम्मीद है कल 3 लाख लोगों की भीड़ यहाँ होगी। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 3 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चेंज की तरफ इशारा करती है। अगर वो भीड़ आई तो, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, और उसको भीड़ को कल देखने के बाद हो सकता है कि समय मिला तो हम लोग फिर बात करेंगे, तो वो वहाँ होगा। और बजट के सहारे जो ममता दीदी ने ये जो आखिरी दांव खेला है, क्योंकि बजट मैनिफेस्टो से, माफ़ कीजिए, बजट इसलिए क्योंकि उसमें इतनी घोषणाएँ हो गई हैं कि वो बजट जैसी ही दिख रही हैं। अब पूरे उस पर ये जो दांव, आखिरी समय का दांव है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे काटते हैं ये देखना होगा। धार्मिक ध्रुवीकरण की बात ये है कि यहाँ काफ़ी ताकत के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता इस मैसेज को फैलाने में लगे हुए हैं। इस मैसेज को वो फैला ही रहे हैं। 2014 में जो उन्होंने पेड़ लगाया था, जो पौधा लगाया था, वो अब पेड़ बन के खड़ा हो गया है और तमाम युवा कार्यकर्ता आपको बहुत ज़्यादा
संख्या में मिलेंगे जो कि पूरे बदलाव के परिवर्तन की बात करते हैं। जब हम विवेकानंद महतो से बात की, जो बड़ा भाई था त्रिलोचन मेहता का, उसने कहा कि मैं भी बीजेपी का हूँ, और वो बाकायदा जब उसने इंटरव्यू दिया तो उसके लिए उसने वही शर्ट पहनी जिस पर लिखा था परिवर्तन। एक जगह और टूडो जो यहाँ था, टूडो, वो उसकी फैमिली आ चुकी, शालमली एक यहाँ त्यौहार होता है शायद एक आदिवासी उसमें, तो वो उसमें शामिल थी, तो उनसे फ़ोन पर इस तरह बात हो पाई, सीधी बात हुई। वहाँ भी उन्होंने, यहाँ देखें तो त्रिलोचन की भी एक मूर्ति लगी हुई थी। तो ये पूरा जो चुनाव है यहाँ का, उस 2018 की हिंसा से जुड़ने पर 2019 दिखाई देता है। 2019 के बाद अब 2021 में इस क्षेत्र के समीकरण क्या बनेंगे, ये इस पर तय होता है कि जो ममता बनर्जी जिस तरह से आई थी उन लोगों से, हालांकि वो काफ़ी बड़े अंतर से हारा था। यहाँ से टीएमसी का कैंडिडेट जो पार्लियामेंट में हारा था वो 2.25 लाख के करीब का अंतर था, जो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और बीजेपी ने 9 में से 8 सीटों पर बढ़त हासिल की थी विधानसभा की, उसके हिसाब से देखें तो ये बड़ा चेंज था। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ क्या कहते हैं, किस तरह से बात करते हैं, इस पर भी बड़ा डिपेंड करेगा। हालांकि लोग यहाँ अभी तक अपना मन ज़रूर बना चुके होंगे, हम लोगों से बातचीत करने में, खुलने में अभी उनको शायद हम लोग उनको सही तरह से समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अभी तक ये लगता है कि यहाँ संयुक्त मोर्चे के नाम पर जो एक तीसरा फ्रंट बनने की कोशिश थी वो यहाँ फेल है। ममता बनर्जी ने जो आज अपील भी की है ख़ासतौर से लेफ़्ट के लोगों से कि आप लोगों को अगर बीजेपी को हराना है तो आपको हमको वोट करना चाहिए, आप वोट ख़राब मत कीजिए। और ये वही इशारा है जो मैं पहले अपने प्रोग्राम में बता चुका था कि किस तरह से लेफ़्ट का काडर, जो हिंदू काडर है, वो वाम मोर्चे के आईएसएफ के साथ गठबंधन से खुश नहीं है, डायरेक्ट गठबंधन से खुश नहीं है, और अब वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। पिछली बार का जो 2019 का चुनाव है वो पूरी तरह से वाम के वोट को राम की तरफ जाने वाले एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसी तरह से हमने देखा कि कांग्रेस का वोट बैंक भी बड़ी तेज़ी से यहाँ गया। सिर्फ 3% वोट ममता बनर्जी अपना उन दोनों से छीन पाई, बाकी वो पूरा का पूरा वोट पूरा शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी की उम्मीद अभी भी यही है कि वो उसको रिटेन कर सके और साथ ही जो बच गया, जो 12% है, उसको ले सके, क्योंकि दीदी का वोटर उनके साथ बड़ी ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें कोई दरार आपको आसानी से नहीं दिखाई दे रही, जबकि इसके बावजूद कि दीदी अकेला केंद्रीय नेताओं की इतनी बड़ी फौज का सामना कर रही है। क्योंकि उनके साथ दिक्कत यह है कि दीदी उनके सामने बांग्ला कार्ड खेलती है। दीदी की भाषा और जो यहाँ की आम जनता की भाषा है, जो यहाँ की भाषा है, वो एक दूसरे के साथ सीधी कनेक्ट होती है। बीजेपी के साथ यही सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है कि उसके ज़्यादातर नेता इस बात पर थोड़ा डिफेंसिव दिखते हैं। जब वो उनके सामने कोई बोल देता है कि बांग्ला में नहीं बात कर रहे हैं, वो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो बार बार किसी बांग्ला अपने कार्यकर्ता का नाम लेते हैं, मतलब यहाँ के पदाधिकारी का नाम लेते हैं और अपने आप को सेव करते हैं कि हम लोग। ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो चुनाव में आ रहा है, उसकी भाषा का बड़ा अवरोध है। जो सीधे लोगों के साथ उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है, लोग उनके उस पर स्टाइल पर ज़रूर ताली बजाते हैं, जब वो राम का नाम लेते हैं तब ताली बजाते हैं, लेकिन बहुत सारा कनेक्ट सीधा नहीं होता। दूसरा, यहाँ का स्थानीय जो बीजेपी के चेहरे हैं वो बहुत असर नहीं छोड़ पाए। पार्टी ने कोशिश की थी कि ममता बनर्जी के जो महिलाओं के साथ कनेक्ट को, रूपा गांगुली, कभी लॉकेट चक्रवर्ती और कभी जो दूसरी महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है, उनके सहारे देवर्षि के साथ उनको जोड़ सकें। लेकिन मैं आज के समय में ये कह सकता हूँ कि इसमें अभी बीजेपी पूरी तरह कामयाब नहीं दिख रही है। बीजेपी इस पूरे हिस्से में आगे दिखती है अगर हम 2019 की बात करते हैं और साइलेंट वोटर से पूछती हैं, लेकिन ये बात अब चुनाव के वक्त तक तय होगी। और कल हम लोग इस पर और बात करेंगे कि आखिर पुरुलिया का ये या राढ़ बंगाल का ये हिस्सा प्रधानमंत्री की रैली के बाद क्या सोचता है, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी रैलियों का एक फेज़ पूरा कर चुकी हैं। अब हम लोग कल बात करते हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। मैं चूँकि इससे सवाल कैसे लिए जाते हैं, मैं चाहता था कि कुछ लोग अगर सवाल करना चाहें तो मैं उनके सवाल भी लेना चाहता हूँ। शुक्रिया आप सबका।